नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी रहे मौजूद। हर घर नल और शुद्ध जल के लक्ष्य के विभाग के आपसी समन्वय बनाकर पूरी मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात। प्रणब सिंह के मामले में कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों संग पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने की बैठक। चल रही योजनाओं के सुचारू रखने के दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग के तीसरे केदार भगवान तुंगनाथ की चल रही विग्रह उत्सव डोली का विराजमान ठहराव के बाद शीतकालीन गद्दी पर मक्कू मठ में पहुंची डोली। देश की राजधानी ही नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण। AQI 238 चिंताजनक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले मेट्रो की समीक्षा की गई, जिसमें हरिद्वार में हल्की पौड़ी के पास चंडी देवी के लिए रोपवे निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच रोपवे निर्माण कार्य का पूरा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की समीक्षा की है। उस समीक्षा में जो हरिद्वार में हल्की पौड़ी के पास से और चंडी देवी तक रोपवे का निर्माण था, उसको हरी झंडी दे दी है और उसको तत्काल टेंडर प्रक्रिया में जाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां आज पशुपालन निदेशालय और पशुपालन मत्स्य विभाग के सचिव, निदेशक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने कार्यों की समीक्षा की। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्या ने बताया कि विभाग में नियुक्तियां, स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, विभाग का आउटकम एवं उसका आकलन, पशु बीमा व पशु टैगिंग आदि के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की गई। साथ ही संपूर्ण प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको सुचारू एवं द्रुत गति से चलाने की भी योजनाएं बनाई गई हैं। तो आपका टोटल ये कितने होते हैं पूरे प्रदेश में? पूरे 7 लाख। 23 तारीख को जो है हमारे विभाग का प्रेजेंटेशन होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो बैठक लेने वाले हैं, तो उसी की पूर्वत एक तैयारी, जिसमें हमारे विभाग द्वारा जो हमारा पशुपालन है उसके द्वारा आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं पशुओं के संदर्भ में, चाहे उनका इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी टैगिंग का विषय हो, चाहे उनका AI करने के संदर्भ में हो। तो आखिरकार हमारी जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें क्या प्रगति अब तक में आ पाई है और हम कितना अचीव कर पाए हैं, उसी को देखा गया है। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन और पूर्व CM विजय बहुगुणा मामले में प्रशिक्षण कर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो आएगा उस हिसाब से प्रणब और महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वापसी मैंने नहीं करी थी, उन्होंने लिखित माफीनामा मांगा था और ये कहा था कि मेरा पहाड़ से बहुत रिश्ता है, आपके बिरादरी के लोगों के बीच में ही वो बोले थे। और पिछले काफ़ी समय से उनके व्यवहार में भी अंतर आया था। परसों कुछ घटना हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, तो मैंने पार्टी के अपने पदाधिकारियों को कहा है इसको संज्ञान में लें। रुद्रप्रयाग के पंच केदार में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ में चल रही विग्रह उत्सव डोली में अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मरकेटेश्वर महादेव तीर्थ मक्कू मठ में विराजमान हो गई है। भगवान तुंगनाथ में चल रही विग्रह उत्सव डोली में कैलाश शीतकालीन गद्दी पर मक्कू मठ में आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से डोली की अगुवाई की। शनिवार से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में विधिवत होगी। इस मौके पर तृतीय केदार तुंगनाथ के दर्शन यूट्यूब चैनल का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर देवस्थानम बोर्ड के कार्य अधिकारी सहित विभिन्न गांव के जनप्रतिनिधि व देश विदेश के श्रद्धालु ग्रामीण मौजूद रहे। तुंगनाथ जी जो है भनकुल
नामक स्थान पे थे रात के विश्राम के लिए, और आज मुक्को मठ पहुँचेंगे। यहाँ पर मेला भी लगेगा और समस्त क्षेत्रवासियों को भगवान जी दर्शन देंगे और उसके उपरांत जो है अपने गंतव्य स्थल में प्रवेश करेंगे। खबर डोईवाला से, जहां भनियावाला से लच्छीवाला तक सोंग नदी पर एटलस कंपनी द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को सुविधाओं का बिल्कुल भी ख्याल रखा नहीं जा रहा है। हालत यह है कि स्थानीय लोगों का नेशनल हाईवे से संपर्क टूट चुका है। लोगों ने इस गंभीर समस्या को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से मांग की है कि लोगों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाए, जिससे कि उन्हें अपने वाहन निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने फ्लाईओवर से पहले चौक बनाए जाने की मांग की है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुक्त वाली जो बात है, जहाँ सवाल खड़े हो रहे थे, वो यही देख लीजिए, गांव वालों को जो है एनएच ने पूरी तरीके से काट दिया है। 1.5 साल से वो सबके दर पे जा के थक गए हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एनएच वालों से सरकार ने पहले ही पेश की जो है अपने डेली है एडवांस में, और अब गांव वाले मरे या जिए उस बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है। कोई कनेक्टिंग रोड्स नहीं बची, अपनी उपज को लाने के लिए कोई रास्ते नहीं बचे, लेकिन सरकार जो है 1.5 साल से उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। राजधानी देहरादून में आज पंचायती राज विभाग के से संविदा पर कार्य करने से न हटाए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि उनको दोबारा कार्य पर वापस बुलाना चाहिए। आपकी इसी मांग को लेकर वो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग ने उनको बेवजह काम से हटा दिया है, जबकि उन्हें इस वक्त काम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद वह बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे में सरकार को संवेदनहीनता दिखाते हुए उनको काम पर वापस लेना चाहिए। हमारी नियुक्ति जो है पंचायती राज विभाग में 2018 में की गई थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जेई, जिसमें 95 जेई थे और 281 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे। और मार्च 2020 में कोरोना काल के टाइम में हमको जो है विभाग द्वारा बाहर कर दिया गया। हमारी मांगों, इन्हीं मांगों को लेके हमें आज ये कुछ किया सर। क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला है? सर कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक सरकार के। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें चैंपियन एवीपी पदाधिकारियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने बताया कि चैंपियन द्वारा एवीपी कार्यकर्ताओं पर अभद्र भाषा करने पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और अगर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी। खुद बीजेपी ने चैंपियन को उत्तराखंड के वासियों को और उत्तराखंड को गाली देने पर 6 साल के लिए निष्कासित किया। उसके बाद 13 महीनों में बड़े ही नाटकीय ढंग से उसको वापस लिया गया। तो ये सब बीजेपी का एक नाटक था। बीजेपी जो कि अपने संगठन की बात करती है, जो कि ये कहती है कि हमारे यहाँ बहुत नियम हैं, कायदे हैं हमारे संगठन में, अगर कोई व्यक्ति हमारा विधायक है या कोई भी है, हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम से काम होता है। तो ये सब जानते हैं कि चैंपियन जैसा व्यक्ति जो कि एबीवीपी के पदाधिकारी को गाली दे रहा है, उस यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों
कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम का बेरीनाग में शुभारंभ। प्रशिक्षण में भाजपा नगर और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को 2 दिन तक जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रशिक्षण में भारत में बदलती राजनीति और राज्य सरकार की उपलब्धियां और भाजपा का इतिहास बताया जा रहा है। भाजपा के ग्रामीण मंडल और नगर मंडल में यह प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। वर्ष 2014 के बाद जो हमारे देश में राजनीतिक बदलाव, वर्ष 2014 के बाद। खबर सितारगंज से। देश में हो रहे महिलाओं एवं दलित उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। देश एवं प्रदेश की महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटना पर सरकार को उचित कदम उठाने एवं देश व प्रदेश में लगातार उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम के लिए उचित निर्णय एवं कठोर कानून बनाया जाए। ज्ञापन सौंपने से पहले नगर कांग्रेस कमेटी ने नानक मत्ता उप तहसील में धरना प्रदर्शन किया, जिसे पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष नानक मत्ता अनीश सिंह राणा ने बताया कि हमारा महिला एवं दलित उत्पीड़न के खिलाफ नानक मत्ता उप तहसील में उत्तराखंड में हम सभी कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड सरकार से मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हमारी यूथ कांग्रेस के भाइयों ने जो महिला उत्पीड़न संबंध में नाकाम है, फेल है, आज आए दिन हमारी बच्चियों के साथ में उनका तहसील में हमारा महिला एवं दलित उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन में हम यहाँ बैठे हैं। हमारा इस सरकार से मांग है कि जो ठोस कानून बनाए जिसमें हमारे देश में प्रदेश में महिलाओं के साथ आए दिन शोषण की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो हमारा उत्तराखंड राज्य हो या चाहे यूपी का राज्य हो, ये पूरे देश में त्राही मची हुई है। नैनीताल से हल्द्वानी गोलापार नगर का कूड़ा ढो रहे नगर पालिका वाहनों को टैक्स, फिटनेस व अन्य कागजों के दुरुस्त नहीं पाए जाने पर चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग अधिकारियों द्वारा 2019 में चालान किए जा रहे थे। नगर पालिका की गाड़ियों की चालानी कार्रवाई को लेकर जब वाहन चालकों ने पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की तो पालिका अध्यक्ष ने वाहन चालकों को दोषी ठहराते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया था और सफाई निरीक्षक कुलदीप कुमार ने वाहन चालक पवन कुमार पर पालिका के पैसों पर गबन का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें बदनाम किया। जबकि वाहन चालक पवन का कहना है कि विगत 10 वर्षों से नगर पालिका नैनीताल में कार्यरत है, उन्हें दोषी ठहराते हुए कार्यमुक्त कर बदनाम किया जा रहा है। अगर नगर पालिका द्वारा उन्हें 10 दिनों के भीतर वापस कार बहाली पर रखने के साथ ही सफाई निरीक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की तो वो नगर पालिका परिसर में आत्महत्या करेंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन की होगा। ये 2019 में 21 दिसंबर को नगर पालिका की गाड़ियों के चालान किए जा रहे थे परिवहन अधिकारी द्वारा। ना तो गाड़ी का टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस कुछ नहीं था गाड़ियों का। तो हमारे द्वारा पालिका अध्यक्ष जी से वार्ता की गई कि गाड़ियों के पेपर वगैरह नहीं है, जिस कारण गाड़ियों को चालान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने दोषी मानकर उनका हमें हटा दिया, हमारे कार्य मुक्ति कर दिया। हम पिछले 10 वर्षों से नगर पालिका को सेवा देते आए हैं, लेकिन हमें बेवजह काम से हटा दिया। और सफाई निरीक्षक जो हैं कुलदीप कुमार, उनके द्वारा हमारे पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और रोज हमें बदनाम किया जा रहा है पूरे समाज में कि इन्होंने 3-4 लाख रुपए का गबन किया है यहाँ नगर पालिका के इस धनराशि का।
भासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण तथा सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपखंड शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। बता दें कि बाजपुर ने सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर समूह पुष्प अर्पित कर किया। सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इस बहाने गर्ल्स को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और आज हम आज़ाद भारत में महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, तो बेहतर है कि छात्राएं खुद आगे आएं, अपने मुद्दों पर बात करें और सुरक्षा को लेकर खुद भी सशक्त बनें और दूसरों को भी उस हेतु जागरूक करें। तो मेरा मानना यह है कि महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है हमारे देश में, जिस तरह के आजकल परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली केस देखा होगा मनीषा जी का, ठीक है, उससे पहले देखा होगा आपने हैदराबाद की डॉक्टर लेडी का। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सशक्त थी। तो अगर हमारा देश पीछे रह रहा है तो महिला सुरक्षा को लेकर रह रहा है पीछे। इसके लिए छात्राओं बहनों को भी खुद को भी आगे आना होगा, क्योंकि जब तक कहते हैं कि जब तक हम अपनी मदद के लिए खुद आगे नहीं आएंगे तो दूसरा कौन हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा? कब तक हम दूसरों के सहारे बैठेंगे? कोई आएगा हमें बचाएगा? अपने तरफ आते हुए वो पहले हाथ को अगर हम तभी रोक देते तो शायद इतना बड़ा नहीं होता। तो ज़रूरत है हमें खुद को जागरूक होने की, खुद को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक होने के लिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब नए स्वरूप के सामने आने वाला है। और अगर बात करें इस एयरपोर्ट की टर्मिनल की बिल्डिंग की, तो खासियत यह है कि जिसे देखते ही हवाई यात्रियों के मन में उत्तराखंड को और अधिक नज़दीक से देखने के लिए आकर्षित करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर तथा धार्मिक और पर्यटन की झलक से इस नए एयरपोर्ट को देखने को मिलेगी। साथ ही पुराने एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुकाबले यह नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी, यानी इस बिल्डिंग की यात्री संख्या 1800 होगी। वहीं पूरी बिल्डिंग में 42,600 मीटर एरिया में बनाई गई है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया कि कोरोना काल में भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम कर रहे आलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम को प्रभावित नहीं होने दिया। इस काम से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिला। साथ ही राज्य की सरकार ने जो उपेक्षाएं एयरपोर्ट को लेकर निर्माण कार्य कर रही थी, कंपनी के सामने रखी थी, वह यात्रियों को देखने को मिलेगी। पैसेंजर्स के साथ 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का इस पे एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है, 900 डिपार्चर 900 अराइवल। तो जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं, 36 को बोल रहे हैं। तो उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की वो सारी सुविधाएं उसमें हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति के बनाए जाने के संबंधित हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता के द्वारा आपत्ति करते हुए कोर्ट को अवगत कराया गया है कि आयुक्त आबकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र में खुद साबित हो गया है कि प्रदेश में शराब ठेके और बार में IP एड्रेस युक्त कैमरे लगने की कार्य प्रगति पर है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब में याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उपरोक्त कार्य को सरकार के द्वारा रह गई कमी को पूरा करने हेतु 1 माह का समय देते हुए अनुपालन रिपोर्ट पुनः एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई अब 1 माह बाद होगी। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में मेरे द्वारा दाखिल अवमानना याचिका, जिसमें कि पूर्व में 29 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वो मद्य निषेध की नीति बनाएं और साथ में जितने भी शराब की दुकानें हैं, बार, रेस्टोरेंट हैं, उनमें IP एड्रेस युक्त CCTV कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि उसका अभी तक पालन नहीं हुआ था, तो पूर्व में भी एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर आपत्ति मेरे द्वारा की गई थी और राज्य सरकार को पुनः शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था। तो आज वह शपथ पत्र राज्य सरकार का रिकॉर्ड पर लिया गया। उससे यह अभी भी स्पष्ट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का पालन नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो आज मेरी आपत्ति पर पुनः राज्य सरकार को कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि वह रही कसर जो भी है, जो अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है, उसको 1 महीने के भीतर अनुपालन कर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में बीती देर रात खेड़ा बस्ती में घर में जुआ खेलने के विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी व धारदार हथियारों के हमले में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो। सूचना मिलने पर रामपुरा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे भांजकर भीड़ को तितर बितर किया। वहीं आनंद फानन में घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया। उधर रामपुरा चौकी में से एक पक्ष की तहरीर आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। चौकी प्रभारी मठपाल ने बताया कि अभी एक ही पक्ष की तहरीर आई है, दूसरे पक्ष की तहरीर व आरोपियों का इंतजार किया जा रहा है। बावजूद इसके रामलाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। मामले की जांच कर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने काशीपुर रोड जाम कर दिया। जाम लगाने पर हाईवे वाहनों की रफ्तार थम गई और लोगों में खासी परेशानी हुई। किसानों ने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, वहीं भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। कच्चे और आड़ती किसानों संग मनमानी कर रहे हैं। इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगी। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में जुलूस भी निकाला। तराई किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने गल्ला मंडी के सामने काशीपुर NH 74 के कृषि कानून को हटाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया। हाईवे पर भारी संख्या में किसान बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने एकजुट होकर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।